नमस्कार साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैनित एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम संधारित्र तथा तारावैद्युत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहें और इस पाठ से संबंधित सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है वैद्युत धारिता का। अगर हम बात करें धारिता की, तो धारिता का साधारण सा मतलब है धारण करने की क्षमता। मतलब हमारे पास कोई पात्र है, इस पात्र में अगर हम 5 लीटर द्रव भर सकते हैं, तो मतलब इस पात्र की धारिता कितनी है? 5 लीटर। वैसे ही हमारे पास जितने भी चालक हैं, इन सभी चालक को अगर हम आवेश दें, तो इन सभी चालकों की आवेश ग्रहण करने की अपनी एक क्षमता है। ये जितना आवेश ग्रहण कर सकते हैं, उस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। तो अगर हम साधारण भाषा में देखें, तो हमने कहा भाई धारिता का मतलब क्या? तो धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। और ये वैद्युत, तो वैद्युत किससे संबंधित है? आवेश। मतलब किसी भी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता है, उस आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या है? कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक निकालें। तो हम जानते हैं कि किसी चालक को हम जितना ज्यादा आवेश देंगे, उसके विभव में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसका मतलब किसी चालक को यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कैपिटल V हो, तो हमने कहा कि ये जो हमने आवेश दिया है, ये आवेश किसके प्रोपोर्शनल है? V के। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहां कांस्टेंट जुड़ता है C, तो Q बराबर CV या C बराबर Q अपान V। इसी C को हम बोलते हैं वैद्युत धारिता। मतलब वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V। यहां से भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। ये वैद्युत धारिता है। तो हमारी वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V। मतलब मिला क्या? तो अर्थात किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? चालक की वैद्युत
धारिता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि वैद्युत धारिता का मतलब, तो वैद्युत धारिता किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। और जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर चालक के विभव में वृद्धि होती है। मतलब चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती है। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट हमने लगाया C, तो C बराबर Q अपान V। और इसी C को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। मतलब वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V। यहां से अगर हम इसे दर्शाना चाहें तो हमें मिलता है कि किसी भी चालक को दिए गए आवेश और इसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक की कि भाई वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो हमें मिला C बराबर Q अपान V। तो Q का मात्रक है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और V है, V मतलब विभवांतर या विभव, तो इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। तो मात्रक मिलता है कूलाम प्रति वोल्ट। या फिर इसका एक मात्रक होता है फैराड। मतलब वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराड। हम इसके बीमीय सूत्र की गणना करें, तो अगर हम बीमीय सूत्र की गणना करें तो फिर वही C बराबर Q अपान V। Q आवेश है, आवेश का बीमीय सूत्र AT, और V का बीमीय सूत्र, तो भाई V विभव है। हमने पढ़ा था V बराबर W अपान Q। W कार्य है, कार्य का बीमीय सूत्र ml स्क्वायर T की पावर -2, और Q का क्या होता था? AT। इस AT को ऊपर लेके आ जाए तो ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। तो V का बीमीय सूत्र क्या है? ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। सबको ऊपर लेके आइए, तो m की पावर -1, l की पावर -2, ये -3 आएगा तो प्लस का 3, तो t की पावर 4 और a स्क्वायर, क्योंकि a की पावर -1 को ऊपर लेके आएंगे +1, और a की पावर 1 हमारे पास पहले से है। तो वैद्युत धारिता का बीमीय सूत्र m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 a स्क्वायर, ये हमारे वैद्युत धारिता का बीमीय सूत्र है। तो चलिए अब देखते हैं इस पाठ का अगला टॉपिक। सभी टॉपिक इस पाठ के बड़े ही आसान लगेंगे अगर इन कंसेप्टों को आप समझते हुए चलते हैं। तो देखा जाए कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। सबसे पहले तो ये जाना जाए कि विलगित गोलीय चालक क्या है। विलगित गोलीय चालक का मतलब कोई ऐसा चालक जिसका संपर्क किसी दूसरे चालक से नहीं, क्योंकि अगर इसका संपर्क किसी दूसरे चालक से होगा तो ये प्राप्त होने वाली आवेश की मात्रा को दूसरे चालक पर स्थानांतरित कर सकता है। तो हमें जो आवेश की कैलकुलेशन करनी होगी उस आवेश की कैलकुलेशन में त्रुटि आ सकती है। इसलिए हम ऐसा चालक लेके चल रहे हैं जिस चालक का संपर्क किसी दूसरे चालक से नहीं है। ऐसे चालक को हम कहते हैं विलगित चालक। यहां पर हमने लिया है विलगित गोलीय चालक। हम मानते हैं कि हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक है। इस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है स्मॉल a, और इसे हमने +Q कूलाम का आवेश दिया है। जैसे हम इसे आवेश देंगे ये आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। मतलब इसका जो पूरा पृष्ठ है ये पूरा पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ बन जाएगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। ये आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो चुका है। अब हम बात करें इस आवेश के कारण निकलने वाली बल रेखाओं की, तो जो हमारी बल रेखाएं हैं ये पृष्ठ के लंबवत निकलती रहेंगी और ऐसा लगेगा जैसे ये इस गोले के केंद्र से बाहर की ओर निकल रही। तो अगर हमें इसके पृष्ठ पर
किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये आवेश इसके केंद्र पर स्थित है और इस आवेश के कारण ये बल रेखाएं सभी दिशाओं में एक समान रूप से निकल रही हैं। मैं इसकी डेरिवेशन करनी है। किसी भी फार्मूले की डेरिवेशन करते समय उसमें लिखी जाने वाली भाषा बड़ी सटीक होनी चाहिए। उसे हम अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखते भी हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा। गोलीय चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू आवेश को गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं वो रीजन हमने बताया कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसा लग रहा है कि गोले के केंद्र से बाहर की ओर क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। अब अगर हम गणना करें तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव भी बराबर, फार्मूला हमने पढ़ा है 1/4πε0q/r, और r का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है हमारा, a है। हमें जो ये वैद्युत धारिता, अगर हम वैद्युत धारिता निकालें तो वैद्युत धारिता C बराबर q/v, q का मान तो q है और v का मान 1/4πε0q/v। ये q से q कैंसिल, ये 1/4πε q से q कैंसिल, c बराबर मिलता है 4πε0a। ये हमारी वैद्युत धारिता है। अगर हमें माध्यम का परावैद्युतांक दिया होता तो यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है तो वैद्युत धारिता C बराबर मिलता है 4πε0k × a। ये हमारे चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक है। अब पाठ में आगे बढ़े तो अगला टॉपिक हमारा आता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग जानते भी हैं कि भाई किसी भी वस्तु पर हम जो कार्य करते हैं वही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहां पर हमारे पास जो भी चालक है, इस चालक को आवेश देने में हम जो कार्य करेंगे वो कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा है क्या कि किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वही कार्य हमारे चालक की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। मतलब चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मतलब हम कोई चालक लेके चले और इस चालक को कुछ आवेश देने का प्रयास करें और चालक को ये आवेश देने में हमने जो कार्य किया होगा वही कार्य इस चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। हम चालक को जो आवेश देंगे वो चालक को हम आवेश एक बार में नहीं देंगे, हम चालक को आवेश छोटी छोटी मात्राओं में देते हैं। तो यहां पर पहले हम चालक को कोई सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य याद करेंगे और फिर हम चालक को जितना आवेश देना चाहते हैं उसके बीच हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और शुरू से हम ये काम करते हुए आए हैं। तो चले हम मानते हैं कि माना
चालक की धारिता कैपिटल सी है, इसे क्यू डैश आवेश देने पर इसका विभव भी डैश हो जाता है। तो फॉर्मूला है हमारे पास कि C बराबर Q अपान भी, तो Q डैश अपान भी डैश। हमें कार्य चाहिए, तो चालक को हम सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं, dq आवेश देने में किया गया कार्य, तो dw बराबर, फॉर्मूला पढ़े था हमने, v बराबर w अपान q, तो w बराबर क्या होगा, v इंटू क्यू। तो ये हमने विभव है v डैश और आवेश कितना दिया है dq। अब अगर हम यहां से v डैश का मान निकालें तो v डैश बराबर q डैश अपान c इंटू dq। ये तो dq आवेश देने में किया गया कार्य। अब यदि हम चालक को q आवेश दें तो चालक को q आवेश देने में कृत कार्य, तो q आवेश देने में कृत कार्य w बराबर बाय 0 से q dw। क्योंकि पहले जब हमने आवेश नहीं दिया था तो आवेश की मात्रा 0 है और हम आवेश देना कितना चाहते हैं q, तो 0 से q के बीच में इस कार्य का इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन बिटवीन 0 से q और dw का मान है q डैश अपान c इंटू dw dq। मान क्या है q डैश अपान c इंटू dq। dq का मतलब q का इंटीग्रेशन, तो c कांस्टेंट है, बाहर करिए तो इंटीग्रेशन बिटवीन 0 से q डैश dq। अब अगर हम q डैश का इंटीग्रेशन करें तो वह इंटीग्रेशन का रूल है कि पावर में एक जोड़िए, तो q डैश की पावर 1 है, एक जोड़ेंगे तो 2 और मिलने वाली पावर से भाग दीजिए तो अपान 2, 0 से q। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है, तो अपर लिमिट है q, तो q डैश की जगह पर q रखिए और लोअर लिमिट है 0, तो टोटल 0, तो w बराबर मिलता है 1/2 q स्क्वायर अपान c, 1/2 q स्क्वायर अपान c। और हम जानते हैं चूंकि यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसलिए चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 q स्क्वायर अपान c। अगर हम और इसमें चेंजेस करना चाहें तो हम जानते हैं q बराबर cv, तो u बराबर 1/2 और q की जगह पे cv रखेंगे तो q स्क्वायर है, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपान c, c से c कटेगा तो u बराबर मिलता है हाफ cv स्क्वायर। और भी मान निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दें तो एक फार्मूला और मिलेगा, लेकिन हमने जो फार्मूले निकाले हैं स्थितिज ऊर्जा के, u बराबर हाफ q स्क्वायर अपान c या u बराबर हाफ cv स्क्वायर, ये हमारे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। तो पाठ में आगे बढ़े तो आता है इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। ये आवेशों के पुनर्वितरण में हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव के बाद स्थानांतरित आवेश की मात्रा और ऊर्जा ह्रास। इनसे रिलेटेड टॉपिक परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं,
ये तीनों ही टॉपिक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और तीनों टॉपिक हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं। देखा जाए, टॉपिक का नाम है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब दो चालक है हमारे पास, दोनों चालकों को हमने कुछ आवेश दे रखा है, उनकी अपनी कोई धारिता है, हम आवेश देंगे तो उनके विभव में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। जब तक ये अलग अलग हैं तब तक ये अपने अपने विभव पर स्थिर है, लेकिन अगर हम इसे किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दें तो चालक तार की सहायता से जोड़ने पर हमारा आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा और इस आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर विभव समान न हो जाए। और ये जो समान विभव मिलेगा हमें, मतलब दोनों पर जो विभव समान हमें मिलेगा, ये उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। और अभी हम इसी उभयनिष्ठ विभव की गणना करने जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि माना दो चालक कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है, जिनकी धारिताएं C1 व C2 है। इन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। अभी हमने इन्हें जोड़ा नहीं है, ये दोनों चालक अलग अलग हैं। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। पहले को आवेश दिए Q1, विभव हुआ V1, दूसरे को आवेश दिए है Q2 और विभव कितना हुआ है V2। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था C बराबर Q अपान V, तो C1 बराबर मिलेगा Q1 अपान V1 और C2 बराबर मिलेगा Q2 अपान V2। अब यदि इन्हें तार की सहायता से जोड़ दिया जाए तो आवेश उच्च विभव वाले चालक, अब मान रहे कि उच्च विभव का चालक ये है, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक, निम्न विभव वाले चालक, और मान रहे कि निम्न विभव का चालक बी है, निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक होगा जब तक दोनों के विभव समान न हो जाए। और ये जो समान विभव है यही हमारा उभयनिष्ठ विभव है। तो उभयनिष्ठ विभव भी बराबर, तो भाई यहां से C बराबर Q अपान V, तो V बराबर Q अपान C। Q का मतलब आवेश, मतलब कुल आवेश, और बटे में मिलेगा कुल धारिता। कुल आवेश, पहले पे आवेश Q1, दूसरे पे आवेश Q2। कुल धारिता, पहले की धारिता C1 और दूसरे की धारिता C2। तो V बराबर, यहां से Q का मान निकालें तो C1 V1 और Q2 का मान C2 V2 अपान मिलता है C1 प्लस C2। और ये हमारे चालक का उभयनिष्ठ विभव है। तो ये तो हुआ कि हमारे चालक का उभयनिष्ठ विभव क्या है। देखा जाए
तो अब बात आती है स्थानांतरित आवेश की। स्थानांतरित आवेश का मतलब कि एक चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश ट्रांसफर हुआ है। और ट्रांसफर आवेश की गणना करें तो अभी हमने कहा था कि हमारा जो चालक ए है ये उच्च विभव पर है और जो चालक बी है वो निम्न विभव पर है। मतलब चालक ए से कुछ आवेश चालक बी पे ट्रांसफर हुआ होगा। अगर चालक ए से चालक बी पर आवेश ट्रांसफर हुआ है तो चालक ए के आवेश में कुछ कमी आई होगी। अब कितनी कमी आई है वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हम कहें कि चालक ए पर पहले 5 कूलाम का आवेश था और बाद में आवेश बचा है 3 कूलाम का, तो कितना आवेश ट्रांसफर हो गया, तो हम 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 कूलाम। मतलब कितने कूलाम का आवेश ट्रांसफर हो गया, 2 कूलाम का आवेश ट्रांसफर हो गया। मतलब ट्रांसफर आवेश के लिए हमें यह ज्ञात करना है कि पहले आवेश कितना था और बाद में आवेश कितना बचा है। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो मालूम चलेगा कि स्थानांतरित आवेश कितना है। तो चले हम मानते हैं कि माना चालक ए पर आवेश की मात्रा Q1 है तथा जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश Q1 डैश रह जाता है। अब आवेश Q1 डैश रह गया तो हमें चाहिए स्थानांतरित आवेश। तो स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q बराबर पहले आवेश था Q1 और बाद में बचा है Q1 डैश, और हमने कहा दोनों का डिफरेंस निकालिए तो मालूम चलेगा कि स्थानांतरित आवेश कितना है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 बराबर, तो Q1 का मान निकाले थे, यहां से Q1 बराबर मिलेगा C1 V1। Q1 डैश, तो Q1 डैश जोड़ने के बाद आवेश की मात्रा है और जोड़ने के बाद विभव कितना हो गया था, कैपिटल V, तो ये हो जाएगा C1 V। ये C1 V1 और माइनस का C1 V का मान, उभयनिष्ठ विभव अभी हमने निकाला है, उभयनिष्ठ विभव मिला है हमें C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो डेल्टा Q बराबर एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमें मिलेगा C1 प्लस C2, फिर ये गुणा कर दें तो C1 C2 V1, फिर गुणा करें तो मिलता है, गुणा करें या कॉमन ले लो पहले, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 कॉमन, तो बचता है V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। एलसीएम ले तो एलसीएम मिलता है C1 प्लस C2, फिर ये गुणा कर दें तो C1 V1 प्लस C2 V1, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का C1 V1 और माइनस का C2 V2। C1 V1 से C1 V1 कैंसिल, डेल्टा Q इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या है, C2, C1 पहले हमने कॉमन लिया था, C2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। मतलब स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q बराबर C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और इंटू V1 प्लस V2। ये हमारे स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। स्थानांतरित आवेश के बाद बात आती है ऊर्जा ह्रास की। अब देखिए कि ऊर्जा ह्रास कितने का हो रहा है। भाई जब हमने चालकों को नहीं जोड़ा है तो चालकों के पास
अपनी अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा है। अब चालकों को हमने जोड़ दिया तो दोनों चालक तो संयुक्त हो गए। अब दोनों चालकों की संयुक्त कुछ ऊर्जा होगी। अब पहले वाली ऊर्जा में से संयुक्त करने के बाद जो ऊर्जा बची है उसे हम घटा दें तो हमें मालूम चलेगा कि ऊर्जा ह्रास कितने का हुआ। कंफर्म है कि पहले हम देखेंगे कि चालक को जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी थी और चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी बची है, और दोनों ऊर्जाओं का डिफरेंस निकालिए। ये दोनों ऊर्जाओं का डिफरेंस हमारे ऊर्जा ह्रास को प्रदर्शित करेगा। तो चलते हैं। तो चालकों को जोड़ने से पहले या जोड़ने से पूर्व चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा निकाले तो अभी हमने पढ़ा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि चालक ए का विभव हमने V1 माना है, धारिता कितनी मानी है C1, और चालक बी की ऊर्जा निकालें तो चालक बी की ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। मतलब जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी है, भाई दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ दो तो हाफ C1 V1 स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब जोड़ने के बाद चालकों की ऊर्जा, अगर जोड़ने के बाद ऊर्जा की कैलकुलेशन करें तो जोड़ने के बाद दोनों चालक संयुक्त हो गए, मतलब धारिता तो C1 प्लस C2 हो गई और विभव कितना हो गया उभयनिष्ठ विभव के बराबर। उभयनिष्ठ विभव कितना है हमारा कैपिटल V। मतलब जोड़ने के बाद ऊर्जा निकाले तो हाफ C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव हमारा V है तो V स्क्वायर। ये हाफ C1 प्लस C2 और V का मान अभी तो हमने निकाला था, V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 और होल स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। ये 1/2 C1 प्लस C2 अगर हम वर्ग करें तो ये अंश का भी वर्ग है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और हर का भी वर्ग है तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसकी एक पावर से एक पावर कटेगी तो बचता है 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपान C1 प्लस C2। ये हमारे जोड़ने से पहले की ऊर्जा और ये हमारे जोड़ने के बाद की ऊर्जा। हमें चाहिए ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास के लिए हमने कहा कि जोड़ने से पूर्व ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा को क्या कर दे घटा दे। तो डेल्टा U बराबर जोड़ने के पहले की ऊर्जा है हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा, तो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब एलसीएम लेके फिर ये गुणा कर दीजिए। एलसीएम ले तो एलसीएम मिलेगा 2C1 प्लस C2। भाई ये दोनों में 1/2 है, यहां भी 1/2 है और C1 प्लस C2 हमने एलसीएम ले लिया। गुणा करें तो मिलता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करें तो मिलता है C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहां वर्ग कर दे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस का क्या मिलेगा 2C1 C2
V1 V2 ये हमें मिलता है। सेपरेट करें तो डेल्टा U इज इक्वल टू, यहां माइनस है, माइनस हमने लगाया नहीं है, ये माइनस है, तो डेल्टा U बराबर जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व ऊर्जा है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और जोड़ने के बाद की ऊर्जा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा है 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, या डेल्टा U इज इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लें, डेल्टा U इज इक्वल टू एलसीएम लें तो सबके अपान में 2 है और यहां बटे में है C1 प्लस C2। तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करें तो मिलता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसमें गुणा करें तो C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2C1 C2 V1 V2, ये डेल्टा U इज इक्वल टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन करें तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और बटे में है 2C1 प्लस C2, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। अब डेल्टा U इज इक्वल टू, बचे हुए सारे टर्म में से C1 C2 कॉमन है, बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2 V1 into V2 और बटे में 2 C1 प्लस C2, या डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और इनटू में भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और यही हमारे ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में हमने 3 चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा उभयनिष्ठ विभव, दूसरा हमने पढ़ा स्थानांतरित आवेश और तीसरा हमने पढ़ा ऊर्जा ह्रास, और ये तीनों ही टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पाठ में आगे बढ़े तो हमारा अगला टॉपिक आता है संधारित्रों का संयोजन। जैसे हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा है प्रतिरोधों का संयोजन, कुछ वैसे ही यहां हमें संधारित्रों का संयोजन करना है। प्रतिरोधों के संयोजन हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। सेम वैसे ही यहां हमें संधारित्रों के भी 2 प्रकार के संयोजन पढ़ने हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम चर्चा करें कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इस श्रेणी क्रम संयोजन में हम कुछ संधारित्र लेते हैं, ये मान लीजिए हमने 3 संधारित्र लिए हैं। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। श्रेणी क्रम संयोजन में हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी बाह्य वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं,
फिर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और फिर अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम बाह्य स्रोत से पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू का चार्ज दें, इसे हमने कैसा चार्ज दिया है? प्लस क्यू का चार्ज दिया। अब ये प्लस क्यू का चार्ज हमारी दूसरी प्लेट में प्रेरण करवाता है। प्रेरण करवाएगा तो ये माइनस वाले चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा और प्लस वाले चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्लेट में उपस्थित माइनस का चार्ज हमारे प्लेट के अंदर वाले सिरे पर और प्लस का चार्ज बाहर वाले सिरे पर एकत्रित हो जाता है। इस बाहर वाले सिरे का संपर्क हमने तार की सहायता से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर रखा है, तो ये पूरा चार्ज दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर ट्रांसफर हो जाता है। फिर यही प्रक्रिया दूसरी प्लेट पे चलेगी, इसमें भी प्रेरण होगा। इसका माइनस का चार्ज भीतरी सतह पर आ गया, प्लस का चार्ज बाहर वाले पर, और फिर ये ट्रांसफर हो गया हमारे तीसरी संधारित्र की प्लेट पर। तीसरे संधारित्र में भी सेम वही घटना, यहां माइनस का चार्ज और बाहरी सतह पर प्लस का चार्ज, और ये बाहरी सतह हमने पृथ्वी से जोड़ रखी है, तो ये संपूर्ण चार्ज पृथ्वी में आकर नेग्लेक्ट हो जाता है। मतलब हमने अगर इसकी प्लेट को प्लस क्यू का चार्ज दिया तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू का चार्ज आएगा। सेम ऐसे ही अब इसका प्लस क्यू का चार्ज इस पे ट्रांसफर हुआ, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू, फिर यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू। ये प्रेरण के द्वारा सभी प्लेटों पर लगभग बराबर आवेश संचित हो जाता है। अब आवेश संचित होगा तो प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा। और वैद्युत विभव का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब वैद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। और जो स्रोत है हमारा, इस स्रोत से सभी संधारित्रों की दूरियां अलग अलग हैं। अगर हमारे संधारित्रों की दूरियां अलग अलग हैं तो इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी अलग अलग होगा। हम मानते हैं कि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V3। चार्ज सब पर बराबर है लेकिन विभव सब पर अलग अलग है। चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, जिसमें डिफरेंस आता है हम रिजल्टेंट उसी का निकालते हैं। यह डिफरेंस है हमारे वैद्युत विभव में, तो हम परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पे निकालते हैं परिणामी विभव। अगर हम परिणामी विभव की कैलकुलेशन करें तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई सबके विभव को जोड़ दें तो रिजल्टेंट मिलेगा। अब V बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि धारिता C बराबर Q अपान V। धारिता C बराबर Q अपान V। अगर V का मान निकाले तो मिलेगा Q अपान C। V बराबर Q अपान C। मान रखें तो V1 पहली प्लेट के लिए है। पहली प्लेट पर चार्ज तो Q है लेकिन धारिता कितनी है? C1। दूसरे संधारित्र की बात करें तो चार्ज तो Q है, धारिता है C2। तीसरे की बात करें तो चार्ज है Q लेकिन धारिता है C3। सब में से कॉमन है Q, बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q को ट्रांसफर करें तो V अपान Q इज इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां से अगर हम V/Q की वैल्यू निकाल दें तो V/Q की वैल्यू मिलती है 1/C। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब अगर C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी परिणामी धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम बात करें हमारे समांतर क्रम संयोजन की तो समांतर क्रम संयोजन में सेम ऐसे ही मान लीजिए कि हमने तीन संधारित्र लिए हैं। ये तीन संधारित्र, पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3। हम करते क्या है, सबकी पहली प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। पहले बिंदु को किसी बाह्य वैद्युत स्रोत से और दूसरे बिंदु को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब यहां पर हम देखें तो अगर ये स्रोत कुछ चार्ज देना चाहे तो ये चार्ज आगे आकर तीन भागों में बटेगा। तीन भागों में बटेगा। मान लीजिए कि इस संधारित्र ने कुल चार्ज Q दिया है। ये Q चार्ज तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले को मिला Q1, दूसरे को मिला Q2 और तीसरे को मिला Q3। तो मैं पहली प्लेट पर प्लस का चार्ज, दूसरे में प्रेरण होगा माइनस, और जो बाहरी सिरे पे प्लस का चार्ज आएगा वो पृथ्वी में ट्रांसफर होगा। सेम यही काम दूसरे पर भी होगा और यही काम हमारे तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर भी होगा। अब स्रोत से दूरियां सबकी बराबर है। अगर स्रोत से दूरियां सबकी बराबर हैं तो सबकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी समान होगा। मतलब इस कंडीशन में विभवांतर तो समान है लेकिन चार्ज सबके क्या है, अलग अलग है। और अभी हमने कहा कि जिसमें डिफरेंस आएगा रिजल्टेंट हम उसी का निकालेंगे। अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो हमारा कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां से अगर हम Q का मान निकालें, धारिता C बराबर क्या है, Q/V। तो Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, CV। तो Q बराबर, पहले की बात करें तो पहले में धारिता है C1, विभव तो सबका भी है, तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी और Q3 बराबर C3 भी। सब में से कॉमन क्या है, V, बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। V को ट्रांसफर करें तो Q/V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और Q/V की वैल्यू निकाले तो किसके इक्वल, C के इक्वल। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें तो हमारी परिणामी धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है हमारे संधारित्रों का संयोजन। अब अगर हम बात करें इस पाठ के अगले टॉपिक की तो इस पाठ का अगला टॉपिक है संधारित्रों का उपयोग। संधारित्र का सबसे पहला उपयोग है आवेश का संचय करना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q का चार्ज दें तो ये प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस Q चार्ज संचित करता है। मतलब ये अपनी प्लेटों के बीच आवेश संचित करने का काम करता है। मतलब हमारे संधारित्र का सबसे पहला उपयोग है आवेश का संचय करना। अगर किसी परिपथ में हमें क्षणिक लेकिन प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो इसके लिए हम संधारित्र का ही उपयोग करते हैं। दूसरे उपयोग की बात करें तो संधारित्र का दूसरा उपयोग है ऊर्जा का संचय करना।
अभी हमने कहा कि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कर सकते हैं। अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश संचित करें तो इस संचित आवेश के कारण हमारे संधारित्र की प्लेटों के बीच पर्याप्त वैद्युत ऊर्जा संचित रहेगी। मतलब हमारे संधारित्र का दूसरा काम है हमारे वैद्युत ऊर्जा का संचय करना। तीसरी बात करें तो हम हमारे संधारित्र का उपयोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करके घूर्णन गति कर रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हम हमारे संधारित्र का उपयोग करते हैं। उपयोग करने का रीजन कि हम जो प्रत्यावर्ती धारा यूज कर रहे हैं अपने घरों में, इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा 100 बार, मतलब 1 सेकंड में 100 बार अपने मान को अधिकतम और न्यूनतम करती है। मतलब 100 बार हमारी धारा का मान अधिकतम होता है और 100 बार न्यूनतम होता है। मतलब ये मान हमेशा एक समान नहीं है। अगर हमारे वैद्युत ऊर्जा का मान एक समान नहीं है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की घूर्णन गति भी एक समान नहीं रहेगी। इनकी घूर्णन गति को एक समान बनाए रखने के लिए हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। जब हमारी धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है तो ये संधारित्र वैद्युत ऊर्जा संचित करता है, और जैसे ही हमारे वैद्युत धारा का मान न्यूनतम होता है, ये संधारित्र अपनी संचित ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को देता है और इसका यूज करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपनी घूर्णन गति को एक समान बनाए रखता है। जैसे हमारे घरों में उपयोग होने वाला जो पंखा है, इस पंखे में हम जो कंडेंसर लगाते हैं वो कंडेंसर संधारित्र है, और ये संधारित्र हमारे पंखे की घूर्णन गति को एक समान बनाए रखता है। तो संधारित्र का मुख्य उपयोग हमने कहा आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, और हमारे घूर्णन गति पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की घूर्णन गति को एक समान बनाए रखने में। तो ये तो हमारे संधारित्र और वैद्युत धारिता से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम इस पार्ट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद।